जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मृत्युंजय स्टडी ऑनलाइन में स्वागत है। हम मृत्युंजय शर्मा आप लोग के लिए लेकर आए हैं आज ये इकोनॉमिक्स का दूसरा वीडियो। इकोनॉमिक्स के बेसिक समझ से जुड़े एक वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था। अब इसी तरह कंटिन्यू इस सीरीज के आगे बढ़ाते हुए हम लोग 7-8 वीडियो में इकोनॉमिक्स के जो मुख्य बिंदु हैं, जहां से अच्छे प्रश्न आते हैं, उनको समझेंगे। और उन सभी चैप्टरों के शुरू करने से पहले मैंने आज कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा यूज होते हैं, नॉर्मली उन वर्डों का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आगे इकोनॉमिक्स पढ़ने में आपको मदद मिलेगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख शब्दावली जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं और इकोनॉमिक्स के विभिन्न चैप्टरों में यूज होते हैं। उन्हीं शब्दों से जुड़े हुए प्रमुख बातों को हम लोग यहाँ समझेंगे और इनसे कहाँ से प्रश्न बनते हैं और इन्हें भी देखेंगे। यदि आपने इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वीडियो को निश्चित रूप से देख लें। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट है अमूल्यन। पहला पॉइंट है अमूल्यन, डिवैल्यूएशन। क्या डिवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या होता है? अधि विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम करना। क्या? अधि विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम करना। यानी इसको आसान भाषा में हम कह सकते हैं, यदि विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। जैसे यदि भारतीय मुद्रा का मूल्य $1 में 70 रुपये है, यदि जानबूझकर भारत सरकार ने 70 को 80 कर देती है, और तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कम करना। क्या? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कम करना। तो कई बार पूछा जाता है कि डिवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात में वृद्धि करना और आयात में कमी करना। अगर बात करें कि भारत में इस प्रकार की प्रक्रिया कितना आई गई है, क्या? डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्यात में वृद्धि करना और आयात में कमी करना। यह इस प्रक्रिया कितनी बार अपनाई गई है? यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 वर्षों में 3 बार अपनाई गई है। सबसे पहले डिवैल्यूएशन कब अपनाया गया था? 1949 में, जो कि आज़ादी के जस्ट बाद। उसके बाद कब? 1966 में। और नई आर्थिक लागू होने के समय 1991 में किया गया था। कितने बार? 3 बार। कब? 1949 में, 1966 में, 1951 में। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया था, फिर लास्ट टाइम मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया था। तो पहली बार कब किया गया था? 1949 में, और लास्ट बार 1991 में। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन से तात्पर्य है कि स्वदेशी मुद्रा का विदेशी मुद्रा में मूल्य कम कर देना। अगर ये जानबूझ करके किया जाता है तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यदि यह स्वतः ही कम होते जाता है तो इसे आर्थिक स्थिति के अनुरूप बदलता हुआ परिवर्तन कहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली भारत की मुद्रा का मूल्य काफ़ी गिरा हुआ है। इसे गिरने की स्थिति को हम अवमूल्यन नहीं कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे जानबूझ करके नहीं गिरा है। ये कुछ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के कारण गिरे हैं, जैसे तेल के दाम बढ़ने के कारण, आयात निर्यात के अंतर के कारण। लेकिन यदि ये जानबूझ करके सरकार द्वारा कम किया जाता तो इसे हम अवमूल्यन कहते हैं। अब तक
उसके बाद आता है कि डिवैल्यूएशन कितने बार अपनाए गए हैं, तब तक के कितने बार, 3 बार। कब कब, 1949 में, 1966 में, 1991 में। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य होता है हमेशा निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कमी करना। इसका क्या था? इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? आयात को कमी करना और निर्यात को वृद्धि करना। क्या? निर्यात को वृद्धि करना और आयात को कमी करना। और उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप अच्छे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। अब इसका मतलब क्या था? किसी प्रचलित मुद्रा के बदले में नई मुद्रा का प्रचलन करना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। क्या? यह काफ़ी चर्चा में डिमोनेटाइजेशन, कई बार आपने इससे जुड़े हुए पॉइंट सुने होंगे कि नोटबंदी या विमुद्रीकरण। तो इसका विमुद्रीकरण सही अर्थ नहीं होता है। नोटबंदी ये कोई शब्द नहीं है। तो विमुद्रीकरण क्या है ये, यानी कि तो फिर विमुद्रीकरण क्या है? तो ये किसी प्रचलित मुद्रा जो बाजार में चल रही है, यानी अर्थव्यवस्था में वो गतिशील है। क्या? वो अर्थव्यवस्था में गतिशील है, इसके बदले कोई दूसरा मुद्रा अधिचलन यानी कि चालन शुरू की जाए, तो उसी को हम विमुद्रीकरण अर्थात नोटों का बदल देना ही हम विमुद्रीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2016 में प्रचलित नोट 500 और 1000 के नोटों को बंद करके नए नोट 500 और 2000 की नोट चलाए गए। इसी प्रक्रिया को हम विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। ऐसा भारत में मुख्य रूप से 2 बार किया गया है। क्या? विमुद्रीकरण या नोटबंदी। विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन मुख्य रूप से कितने बार किए गए हैं? 2 बार। कब कब? पहला था 1978 में भी इस तरह के किए गए थे, जो कि 10,000 और 10,000 तक के नोटों को बंद कर दिए गए थे। क्या? जो कि 10,000 तक के नोट बंद कर दिए गए थे। रिसेंट में 8 नवंबर 2016 को जो नए नोट थे 500 और 2000 चलाए गए और पुराने नोट 500 और 1000 नोटों को बंद कर दिए गए थे। तो इसी को हम विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण से तात्पर्य है कि किसी प्रचलित मुद्रा को बदलकर नई मुद्रा का प्रचलन करना ही हम विमुद्रीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी मार्केट में यानी कि मार्केट में गतिशील अर्थव्यवस्था में जो कि अर्थव्यवस्था में गतिशील से चल रही है नोटों, उसी नोटों के पुनः बदलकर नई नोटों को प्रचलित करना ही हम विमुद्रीकरण कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मौद्रिक नीति। क्या? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये क्या है? यह नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित कम किया जाता है। यह नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित कम किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब इसके द्वारा यानी कि किसके द्वारा इसमें सस्ता या महंगा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। इसके द्वारा ऋण को महंगा या सस्ता किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके द्वारा ऋण को महंगा या सस्ता किया जाता है? तो मॉनेटरी नीति में किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। क्या? आरबीआई के द्वारा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसको अब समझते हैं। वस्तुओं के औसत मुद्रा मूल्य का बढ़ाना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। जैसे अगर साधारण शब्दों में हम कहें कि इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेशन बाजार में वह स्थिति है जब वस्तुओं का दाम बढ़ जाता है
तो वस्तुओं का दाम बढ़ना ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या? जब वस्तुओं का बाजार में बढ़ जाता है उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं या मुद्रास्फीति कहते हैं। साधारण नॉर्मल शब्दों में इसे हम कह सकते हैं, इसे हम महंगाई भी कह सकते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है तो हम इकोनॉमिक्स टर्म में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या? जब महंगाई बढ़ती है तो हम इकोनॉमिक्स टर्म में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कहते हैं। तो क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति डिफ्लेशन, इसको अब समझते हैं। साधारण शब्दों में आर्थिक मंदी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति में क्या था? मुद्रा को बढ़ाना। मुद्रास्फीति में क्या है? मुद्रा को कम मंदी करना, यानी कि मंदी माने या कमी करना। जैसे यह डिफ्लेशन टोटल स्फीति का अपोजिट होता है। किसका? अपोजिट का। उसमें बढ़ता है तो इसमें कम, उसमें क्या? उसमें महंगाई आती है तो इसमें मंदी आती है। किसमें? मुद्रास्फीति में उसमें अनेक महंगाई आती है, मुद्रास्फीति में मंदी आती है। सेम चीज़ होता है। तो मुद्रास्फीति में क्या था? महंगाई आता है, और मुद्रास्फीति में क्या है? कमी आता है। तो क्या? साधारण शब्दों में हम कहते हैं आर्थिक मंदी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, और महंगाई को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टैगफ्लेशन। क्या? स्टैगफ्लेशन, जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन साथ साथ होते हैं तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। कि इसको हम कह सकते हैं जब मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ हो तो उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यानी वस्तु के महंगे हो जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। वस्तु के कारण बिक नहीं रहा है तो क्या? डिफ्लेशन हो गया, यानी मुद्रास्फीति हो गया। वस्तु महंगे हो गए तो मुद्रास्फीति। अब जब महंगा के कारण नहीं बिक रहा तो क्या हो गया? मंदी आ गया। तो मंदी क्या? मुद्रास्फीति हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डी इन्फ्लेशन क्या है? तो डी इन्फ्लेशन ये हो गया, इन्फ्लेशन पर नियंत्रण के जानबूझकर डिफ्लेशन लाना ही डी इन्फ्लेशन कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन ही कहते हैं। क्या? इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई पर नियंत्रण के जानबूझकर मंदी लाना ही डी इन्फ्लेशन कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन ही कहते हैं। क्या? महंगाई पर नियंत्रण जानबूझकर ही मंदी लाना ही डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिफ्लेक्शन। क्या? रिफ्लेक्शन, अब ये क्या होता है? जानबूझकर मूल्य में नियंत्रण कर प्रयास डिफ्लेक्शन पर नियंत्रण। इसमें है जानबूझकर मूल्य में वृद्धि कर मंदी पर नियंत्रण प्रयास डिफ्लेशन का नियंत्रण, यानी कि मुद्रास्फीति मंदी यानी कि महंगाई में मूल्य में वृद्धि कर मंदी पर नियंत्रण प्रयास कर महंगाई यानी कि डिफ्लेशन मंदी पर नियंत्रण करना ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हॉट मनी, गर्म मुद्रा। अब ये क्या होता है? वैसी मुद्रा जिसमें पलायन का गुण अधिक है। क्या? वैसी मुद्रा जिसमें पलायन का गुण अधिक है, अर्थात जो एक जगह नहीं टिकते हैं। क्या? अर्थात जो एक जगह नहीं टिकते हैं, जो कि एक जगह से गतिशील होते हैं, जिसके सभी जगह डिमांड होते हैं, उसी को हम हॉट मनी कहते हैं।
क्या हॉट मनी किसे कहते हैं? जो कि एक ही जगह पर टिके होते हैं, जो कि एक ही जगह से गतिशील होते हैं, उसी को हम हॉट मनी कहते हैं। जैसे डॉलर को पाना बहुत ही कठिन होता है। डॉलर को डिमांड यानी कि डॉलर का डिमांड जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। डॉलर का डिमांड जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? हार्ड मनी। नेक्स्ट क्या है? हार्ड मनी, दुर्लभ मुद्रा। अब ये क्या होता है? वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन हो। वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना हम कठिन हो, जैसे पाउंड, यूरो, डॉलर इत्यादि। इन सभी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है, हार्ड टू अर्न। इन सभी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। इसी को हम हार्ड मनी कहते हैं या दुर्लभ मनी भी कहते हैं। अब है सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी या सॉफ्ट मनी, सुलभ मुद्रा, वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना बहुत ही आसान हो। वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना बहुत ही आसान हो। वैसी मुद्रा जो बड़े ही आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसे सॉफ्ट करेंसी या सुलभ मुद्रा कहते हैं। जैसे नेपाल की करेंसी, पाकिस्तान की करेंसी, अर्थात जिनकी तुलना डॉलर से की जाए और उनका मूल्य बहुत कम होता है, उनका मूल्य बहुत ही कम होता है, उसी को हम सॉफ्ट मनी या सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। वह बहुत ही आसानी से उपलब्ध होते हैं। वैसे करेंसी या मनी को हम सॉफ्ट मनी या करेंसी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट में है निवेश, इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? लाभ के उद्देश्य से पूंजी निवेश। लाभ के उद्देश्य से पूंजी निवेश। एक तरह से हम साधारण रूप में कह सकते हैं, पैसा लगाना ही निवेश कहलाता है। पैसा लगाना ही निवेश कहलाता है। अब पैसा कहाँ लगाना है? पैसा कहाँ लगाना है? लाभ के उद्देश्य से यदि पूंजी की किसी कंपनी, किसी संस्था या किसी कारोबार में लगाया जाता है, उसे हम निवेश या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? पैसा लगाना, कहाँ लगाना? पूंजी यानी पूंजी लगाना किसी कंपनी, किसी संस्था, किसी कारोबार में लगाना ही हम इन्वेस्टमेंट या निवेश कहते हैं। अब है विनिवेश। निवेश से ज़्यादा विनिवेश इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही बार ये देखा जाता है एग्जाम में। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। निवेश की विपरीत प्रक्रिया, कारोबार में लगा पूंजी वापस निकालना ही हम डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश कहते हैं। यह वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी कंपनी में लगे पूंजी को वापस निकाला जाता है। कि जैसे आप छोटा भी बिजनेस कर रहे हैं, यदि आपके पैसा उसमें फंस जाता है या तो फिर नहीं निकल पाता है, तो उसी छोटे या बड़े कंपनी से पैसा निकालना ही हम विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्ट कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, डंपिंग या डंप। ये क्या है? किसी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम कर दूसरे देशों को निर्यात करना। क्या? किसी देश द्वारा अपने ही उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत ही कम कर दूसरे देशों को निर्यात करना। यानी कि ये दो कंडीशन में होगा। कब? यदि उसके पास ज़्यादा उत्पादित हो या मूल्य बहुत कम करके दे रहा होगा। उसका रीज़न एक ही रीज़न हो सकता है। क्या? उसके पास ज़्यादा है, ये उत्पादित हो गया होगा। अब क्या? उसके पास बहुत ही ज़्यादा। इसका रीज़न होता है कि जैसे हमारे पास बहुत ही उत्पादित हो गया है, अब वो निकल नहीं रहा है, अब यानी कि सेल नहीं हो रहा है, तो उसको सेल करने के लिए हम
उसकी क्या कहते हैं, मूल्य को कम कर देते हैं, उसी को हम डंप या डंपिंग कहते हैं। चलिए अब देखते हैं एलपीजी की ओर। 1991 की नई आर्थिक नीति भारत में 3 प्रमुख सुधार किए गए हैं। कौन कौन? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। अब इन्हीं तीनों को देखते हैं। निजीकरण निजीकरण में है क्या होता है ये कि आर्थिक व्यवस्था में निजी भूमिका बढ़ाना। आर्थिक व्यवस्था में निजी भूमिका बढ़ाना यानी कि प्राइवेट संस्थानों को वृद्धि यानी कि प्राइवेट संस्थानों को सपोर्ट या वृद्धि करना ही यानी कि बढ़ावा देना ही हम निजीकरण कहते हैं। अब है उदारीकरण। उदारीकरण हो गया सरकारी क्षेत्रों को कम कर निजी क्षेत्रों के लिए उदार नीति अपनाना। सरकारी क्षेत्रों को कम कर निजी क्षेत्रों के लिए उदार नीति अपनाना ही हम उदारीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट है वैश्वीकरण। क्या? वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था की विभिन्न आधार पर जुड़ना ही वैश्वीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था की विभिन्न आधार पर जुड़ना ही वैश्वीकरण कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, तब तक लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब अगले वीडियो में और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।